हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं एसएसटी का चैप्टर 5 ओशंस। ओशंस आर द लार्जेस्ट रिजर्वियर ऑफ वाटर ऑन अर्थ। महासागर पानी का सबसे बड़ा स्रोत हैं अर्थ पर। सलाइन वाटर बॉडी आर लोकेटेड ऑल अराउंड द कॉन्टिनेंट्स। ये सलाइन वाटर बॉडीज़ हैं, नमक जिनमें होता है उन्हें सलाइन बोलते हैं। सलाइन वाटर बॉडीज़ हैं, ये पूरे कॉन्टिनेंट के आसपास लोकेट हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ द सर्फेस और अर्थ इज़ कवर्ड विद ओशंस। लगभग 2/3 हिस्सा हमारी पृथ्वी का इस पानी से, महासागर से कवर्ड है, घिरा हुआ है। इट इज़ फॉर द रीज़न दैट फ्रॉम स्पेस आवर प्लैनेट अर्थ लुक्स लाइक अ ब्लू बॉल। इसी वजह से जब हम स्पेस से अपनी अर्थ को देखते हैं तो बिल्कुल नीली गेंद की तरह दिखाई देती है। कॉन्टिनेंट्स डिवाइड दिस वाटर बॉडी इनटू पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सर्दर्न एंड आर्कटिक ओशन। जो कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, वो इस पूरी बड़ी एक वाटर बॉडी है, एक बड़ी, उसमें थोड़े थोड़े कॉन्टिनेंट, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, तो वो इस पूरी वाटर बॉडी को अलग अलग महासागरों में बांट देता है। अब वो क्या हैं? वो हैं पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सर्दर्न एंड आर्कटिक ओशन। These 5 oceans are the extension of one vast boundless water body। यही हैं 5 oceans जो एक बहुत ही बड़ी boundless water body को represent करते हैं। Oceans and sea, महासागर और समुद्र। Seas are a part of ocean। समुद्र महासागर का ही एक हिस्सा है। Sea और ocean water touch द कोस्टल एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट। सी और ओशन जो होते हैं वो किसी कोस्टल एरिया के, जब मान लीजिए ये एक कोई भी एक कॉन्टिनेंट है, अपने इंडिया को ही ले लीजिए, ये हमारे इंडिया का एक कॉन्टिनेंट है, ये वेस्टर्न एरिया है। इस पर जब आकर कोई भी महासागर यहाँ जब टच करता है तो वो सी बन जाता है, उसको हम सी बोलते हैं। यही इसने बताया है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल द वाटर ऑफ इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का जब पानी यहाँ पर आता है, दैट जॉइंस द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, ये इंडियन ईस्टर्न कोस्ट है। तो जब ये इसको आके टच करता है वेस्टर्न कोस्ट को, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अरेबियन सी बोलते हैं। इधर जो पानी का हिस्सा आ जाता है उसे। ओशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ अर्थ। हमारी पृथ्वी का बहुत ही बड़ा जो क्लाइमेट है उसका बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है ओशन, उसे बैलेंस करने में। ओशन क्या करता है? जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी से निकलने वाली जो हीट होती है उसे एब्जॉर्ब करता है और क्लाइमेट को बैलेंस रखता है। व्हेन द सन शाइन, जब भी सूरज चमकता है ओवर द ओशन, महासागर के ऊपर, देन मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर वेपराइज फ्रॉम क्लाउड्स। जो बहुत सारा पानी, अब महासागर तो खुद में एक बड़ी बॉडी है, तो बहुत ही बड़े अमाउंट में मिलियन ऑफ वाटर जब ऊपर वेपराइज होता है तो वो क्या करता है? क्लाउड्स बनाता है। बाद में यही क्लाउड जो होते हैं दे फॉल बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो। फिर यही पानी वापस से बरसता है बारिश के फॉर्म में या फिर स्नो की फॉर्म में। रिवर एंड स्ट्रीम्स टेक वाटर बैक इनटू द ओशन। बाद में फिर क्या होता है? पहाड़ों से यही पानी रिवर्स की फॉर्म में आता है और वापस से बह के समुद्र में चला जाता है, उसमें मिल जाता है। इस बीच क्या होता है? वो पानी हमें मिल जाता है, ओशन का पानी वो हमारे पास आया। बारिश का पानी कितनी जगह यूज़ होता है, कई लोग उसे स्टोर करते हैं, तो वो पानी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, खेतों में वो पानी चला जाता है। और जो जलाशय गाँव में या काफ़ी ऐसी जगह होती है जहाँ पे जलाशय बने होते हैं, वो जलाशय वापस से इस बारिश के पानी से भर जाते हैं। जंगल में पानी कोई और नहीं भर कर आता, जंगल में जो जलाशय बने होते हैं जहाँ से जानवर पानी पीते हैं, वो जलाशय इस बारिश के थ्रू भर जाते हैं। दिस वे वाटर साइकिल इज कम्प्लीट। इसी तरीके से वाटर साइकिल कम्प्लीट होता है। ओशन आर अ ह्यूज स्टोर ऑफ मेरीन लाइफ। अब ओशंस जो है, महासागर जो है, वो मेरीन लाइफ के बहुत ही बड़ा स्टोर है, और वेजिटेशन भी, पानी में मिलने वाली जानवर जिनको हम खाते हैं, और एक ऐसी वेजिटेशन होती है जो हमारे लिए खाने लायक होती है, उसका बहुत बड़ा स्टोर है ओशन। जैसे आपने देखा होगा मछली, सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़, पानी में रहने वाली सबसे ज़्यादा जो खाई जाती है वो है मछली। फिर क्रैब हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ऑक्टोपस भी खाते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। बहुत बड़ा फूड मार्केट है ओशन एक। दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर। अब यही ओशन जो होते हैं ये न्यूट्रिएंट देते हैं प्लांट्स को और एनिमल्स को जो पानी में रहते हैं। दिस इन्फ्लुएंसेस द एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ। यही हमारे एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। द एंशिएंट यंगर्स टू वेरी स्मॉल
The ancient youngers to very small and huge marine life lives in ocean. Out of these is blue whale, the largest animal. White plankton is tiny one. अब इस समुद्र में इस महासागर में बहुत सारे जानवर रहते हैं, छोटे बड़े, मतलब पूरी एक जिंदगी है महासागर में। उनमें से जो ब्लू व्हेल है वो लार्जेस्ट एनिमल है जो उसमें रहते हैं। दैट आल्सो लिव इन दिस वर्ल्ड। दिस वेरी स्मॉल प्लांट रिलीज ऑक्सीजन वाइल मैन्युफैक्चरिंग देयर फूड। अब जो इसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं, ओशन के अंदर, महासागर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, वो जब अपना खाना बनाते हैं तो बहुत सारी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यही ऑक्सीजन इन प्लांट्स के काम आती है, सॉरी इन एनिमल्स के काम आती है सांस लेने के लिए। ओनली ड्यू टू दिस ऑक्सीजन लाइफ स्टार्टेड ऑन दिस प्लैनेट। शुरुआत में इसी ऑक्सीजन की वजह से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। टुडे दीज प्लांट गिव हाफ ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन। आज हमारी पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन यूज़ हो रही है उसमें से आधी ऑक्सीजन तो इन्हीं प्लांट्स के थ्रू दी जा रही है। रिसोर्सेज फ्रॉम ओशंस। हमें ओशन से मिलता क्या क्या है, रिसोर्सेज क्या क्या हैं। सॉल्ट ऑन अर्थ। आप सभी अपने खाने में सॉल्ट को खाते हैं, नमक को खाते हैं। बिना नमक के कोई भी खाना पूरा नहीं होता। सॉल्ट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। वो हमारी बॉडी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इवन आवर टीयर्स आर सलाइन। आपने अगर कभी अपने आंसुओं पे जीभ लगाकर देखा हो तो उनका टेस्ट बिल्कुल नमकीन होता है, वो नमक कंटेन होता है, उनके अंदर नमक होता है। कैन यू इमेजिन योर मील्स विदाउट सॉल्ट। क्या आप सोच सकते हैं आपकी सब्जी वगैरह बिना नमक के बने तो वो कैसी लगेगी। मेरीन वाटर कंटेन्स अबाउट 3% ऑफ कॉमन सॉल्ट। मेरीन वाटर जो हमारा महासागरों का और इन जलाशयों का जो पानी होता है, इसका 3% सॉल्ट होता है इसके अंदर। इस पूरे वाटर का लगभग 3% सॉल्ट होता है। डू यू नो इफ ऑल द सॉल्ट ऑफ द ओशंस आर टेकन आउट। अगर सभी समुद्रों से नमक निकाल लिया जाए एंड स्प्रेड ओवर द सर्फेस ऑफ अर्थ, और पृथ्वी की सतह पर बिछा दिया जाए, द 152 मीटर्स डीप लेयर ऑफ सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड। तो 152 मीटर गहरी एक लेयर बन जाएगी सॉल्ट की, जो कि बहुत ही बड़ी और चौड़ी लेयर होगी। In the older days, the Roman soldiers were given salt as a part of their salary. जब बहुत पुराने दिनों में जब रोमन सोल्जर्स को सैलरी दी जाती थी तो उनको सॉल्ट भी दिया जाता था उनकी सैलरी के नाम पर। About 700 years ago, तिब्बत पैकेट्स ऑफ सॉल्ट वर यूज्ड एज मनी करेंसी। तिब्बत में 700 साल पहले तिब्बत में सॉल्ट के जो पैकेट्स होते थे उन्हें करेंसी की तरह यूज़ किया जाता था। वस्तु विनिमय, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, वस्तु विनिमय के बारे में, कि आप एक हाथ ये चीज़ लो और दूसरे हाथ ये चीज़ दो, वो। डू यू नो दैट महात्मा गांधी सिम्बलाइज सॉल्ट एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। महात्मा गांधी ने इसको सॉल्ट को एक प्रोटेस्ट की तरह भी लिया। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड टैक्स ऑन सॉल्ट, देन गांधी जी लेड एन एगेशन एंड ट्रेवल्ड अप टू दांडी इन गुजरात। तब गांधी जी ने, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया, तब गांधी जी ने इसका विरोध किया और वो दांडी चले गए, जो कि गुजरात में है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। ये इंडिया की आज़ादी की लड़ाई का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। नाउ पेट्रोलियम। 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पेट्रोलियम कम फ्रॉम वेल डग अंडर द सर्फेस ऑफ द सी। ओशियंस के अंदर जब खुदाई होती है तो उसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल पाया जाता है कुओं में। ये पूरे वर्ल्ड का जो कंजम्पशन होता है उसका लगभग 1/5 पार्ट है। इंडियाज़ बिगेस्ट ऑयल फील्ड आर इन अरेबियन सी। इंडिया के जो बड़े ऑयल फील्ड है वो कहाँ पर है? अरेबियन सी में। मैंने अभी आपको बताया था कि वेस्टर्न कोस्ट की तरफ जो पानी टच करता है वो अरेबियन सी है। पेट्रोलियम इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल एंड एनर्जी। ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि पेट्रोलियम कितना ज़्यादा यूज़ होता है हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में। ये बहुत बड़ा सोर्स है फ्यूल का और एनर्जी का। द अदर पॉइंट इज़ न्यूट्रिशन। द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म केम टू अर्थ फ्रॉम द सीज। जो पहले जीवित साक्ष्य पाए गए वो कहाँ से थे? जीवित ऑर्गेनिज्म जो मिले वो कहाँ से थे? समुद्र से थे। फिश, व्हेल एक्सेट्रा आर द सी एनिमल्स दैट आर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। मैंने अभी आपको बताया कि जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ये बहुत बड़ा पार्ट होता है खाने का। आपने सुना ही होगा, इंडिया में भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मछली को बहुत खुश होकर खाया जाता है। बाकी देशों में आप ऑक्टोपस के बारे में सुनेंगे, स्क्रैब के बारे में सुनेंगे, सी हॉर्स, ये सब बहुत सारे लोग अपने भोजन में शामिल करते हैं। नाउ पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन। वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर फॉर ड्रिंकिंग एंड कल्टिवेटिंग फूड। हम पानी जो लेते हैं रिवर से वो पीने के लिए और फसलों को उगाने के लिए लेते हैं।
द एग्रीकल्चर फील्ड आर इरिगेटेड बाय दिस वाटर, और यही पानी हम खेतों में भी डालने के लिए यूज़ करते हैं। बोट सेलिंग ऑन रिवर आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो बोट पानी के ऊपर सेल करती है, चलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। क्योंकि आपने देखा होगा एक देश से दूसरे देश जब सामान भेजा जाता है और वो सामान बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में होता है तो उसे पानी के थ्रू बड़े बड़े शिप्स में डालकर भेजा जाता है। द रिवर यमुना फ्लोज इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर एकमात्र जो नदी बहती है दैट इज़ यमुना, बट इट्स ब्लैकिश फिफ्थ फॉर्मिंग वाटर इज स्लोली किलिंग ऑल द एनिमल्स दैट बीइंग लाइव इन दिस रिवर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जो इसका बहुत ही गंदा बिल्कुल मटमैला सा पानी हो चुका है, जिसमें बहुत सारे झाग आ जाते हैं और बहुत ही पोल्यूटेड है वो धीरे धीरे इसमें रहने वाले जानवरों को मार रहा है। It is because of our houses and factories that a lot of polluted material is discharged into the river. हम बहुत सारे गंदे जो मटेरियल होते हैं, पोल्यूटेड मटेरियल होते हैं, बहुत आसानी से वो रिवर में डाल देते हैं। आपने देखा होगा इंडस्ट्री का बहुत ही गंदा और काला पानी, केमिकल से भरा हुआ पानी, हमारे घर से निकलने वाला साबुन का पानी, ये सभी जाता कहाँ है? रिवर में। दिस पॉल्यूट्स रिवर, ये रिवर को गंदा करता है। सो वाटर फ्रॉम हाउसेज, घर से निकलने वाला साबुन वाला पानी, केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, हमारे फैक्ट्रीज में से जो केमिकल निकलते हैं, एंड सीवेज में पॉल्यूट्स रिवर, और जो सीवेज का गंदा पानी होता है ये सारा क्या करता है? नदियों को गंदा करता है। अ लॉट ऑफ केमिकल एंड इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, बहुत सारा केमिकल और बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में, यानी कि खेती में। व्हेन इट रेन दीज पॉइजनस इंसेक्टिसाइड्स फ्लो इन द रिवर, जब बारिश होती है तो जो पौधों पे डाला जाता है इंसेक्टिसाइड्स, वो धीरे धीरे उस बारिश के पानी के साथ बहता हुआ कहाँ आ जाता है? इन नदियों में आ जाता है। फाइनली दीज रिवर एंटर द सी, और बाद में यही रिवर्स क्या होता है? सी में आ जाती हैं और पॉल्यूटेड एज वेल, और फिर बाद में इसको भी गंदा करती हैं। इससे हमें कहीं ना कहीं ये भी सीख मिलती है कि हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, नदियों के अंदर कूड़ा नहीं डालना चाहिए। एक प्रथा के अनुसार नदियों के अंदर अस्थियों का विसर्जन होता है। नदियों के अंदर पुरानी जो भगवानों की मूर्तियाँ टूट जाती हैं उन्हें बहा देते हैं। पूजा सामग्री से संबंधित सामान को नदियों में फेंक दिया जाता है। अगर हम उस पर भी रोक लगा लें तो भी हमारी नदियाँ बहुत हद तक साफ हो जाएंगी। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज सेंड ऑयल थ्रू ऑयल टैंकर्स, जो भी कंट्रीज़ ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, निकालती हैं, वो सभी क्या करती हैं? दूसरी कंट्रीज़ में जब ऑयल भेजती हैं तो वो ऑयल टैंकर के थ्रू भेजती हैं दूसरी कंट्रीज़ में, अदर कंट्रीज़। whenever there is an accident of these tankers then oil spills over the water covering large surface of the oceans। आपने देखा होगा, कभी सुना भी होगा कि पानी के किसी जहाज़ में जो ऑयल टैंकर था वो ऑयल को लेकर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा था, और अगर उसका एक्सीडेंट हो गया है तो बहुत ही बड़े लार्ज अमाउंट में, बहुत बड़े सरफेस पे ओशन में वो ऑयल स्पिल कर जाता है, दस पॉल्यूटिंग इट, और बाद में इसे पॉल्यूट कर देता है, ख़राब कर देता है। बर्ड्स फ्लोटिंग ओवर दिस वाटर, अब जो बर्ड्स इस पानी के ऊपर चलते थे, गेट देयर विंग्स स्टक इन ऑयल, अब उनके जो पंख थे वो ऑयल में भीग जाते हैं, डिप हो जाते हैं। देन आफ्टर विच दे कांट फ्लाई, और उसके बाद वो नहीं उड़ पाते, और अगर उड़ नहीं पाएंगे तो क्या होगा? वो मर जाएंगे। फिशेज एंड अदर ऑर्गेनिज्म डाई ऑफ सफोकेशन ड्यू टू लैक ऑफ एयर। अब पानी की आप इसमें समझिए कि जैसे ये पानी है, पानी के ऊपर एक लेयर बन जाती है ऑयल की। अगर आपको पता होगा, जब आपको मच्छरों के बारे में बताया जाता है कि अगर आपको मच्छरों को रोकना है पानी में पनपने से, तो उसके ऊपर हम पेट्रोल डाल देते हैं, मिट्टी का तेल डाल देते हैं। उससे क्या होता है? पानी की और हवा के बीच में एक लेयर बन जाती है, तो हवा इसके अंदर नहीं जा पाती, और जो मच्छर होते हैं वो उसके अंदर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। इन द सेम वे जब यही ऑयल इसमें बिखर जाता है, ओशन में बिखर जाता है, तो वहाँ भी वो एक ऐसी ही लेयर बना देता है पानी के ऊपर, जो कि ऊपर वाली एयर को पानी के अंदर नहीं जाने देता। अब जब एयर अंदर नहीं जाएगी तो फिशेज और जो बाकी ऑर्गेनिज्म हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी, इसकी वजह से वो सफोकेशन की वजह से मर जाते हैं। पॉल्यूशन इन सी एंड ओशन इफेक्ट इवन दोज दैट लीव फार अवे। पॉल्यूशन जो समुद्र में है और ओशन में है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मरीन लाइफ को ही अफेक्ट करेगा, वो हम इतनी दूर जो लोग बैठे हैं ना ओशन से, हम लोगों को भी अफेक्ट करता है। कैसे? अब वो देखिए, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट द ऑयल ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन इवेपोरेट्स। अब ये जो ऑयल था, जब सूरज की गर्मी इस पे पड़ी, ये इवेपोरेट हुआ, ऊपर उड़ा, उसके बाद ये क्या करता है? क्लाउड्स में चला जाता है। पॉइजनस पार्ट जो इसका होता है
वो एंटर कर जाता है क्लाउड्स में, और बाद में यही क्लाउड्स क्या करते हैं, रेन कर देते हैं, और वो रेन के थ्रू वो पॉइजनस पार्ट हमारे पास आ जाता है, हम जो ओशन से बहुत दूर रहते हैं उनके पास आ जाता है। डू यू नो दैट पॉल्यूशन फ्रॉम द बर्निंग ऑफ ऑयल वेल्स इन इराक। आप ये देखिए, एक इराक में जब पेट्रोल के कुएं में आग लग गई थी तो वो लगभग 10 महीने चली थी, और उसने बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट किया था। दैट इज़ वेस्ट एशिया हैज़ रीच द हिमालयाज़, और बाद में वो आग इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। नाउ वंडरफुल एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। मरीना ट्रेंच, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मरीना ट्रेंच इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। ये सभी ओशंस में सबसे ज़्यादा डीप पॉइंट कौन सा है, मरीना ट्रेंच है। ये डीपेस्ट है ऑन द अर्थ। इट इज़ मोर देन 11 किलोमीटर डीप। ये लगभग 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहरा है। द ह्यूज ब्लू व्हेल ईट स्मॉल ऑर्गेनिज्म। जो ब्लू व्हेल है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट एनिमल जो है, वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को खा लेती है। क्रील्स which is only 6 centimeter long. These live in huge crowd. ये क्रील्स नाम के बहुत छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बहुत ह्यूज क्राउड में इकट्ठे रहते हैं, जिनको हम शॉल भी कहते हैं, ग्रैप्स कॉल्ड शॉल. दिस शॉल कैन बी 5 meter deep. One blue whale can eat 4,000 kilogram of krill in a day. एक दिन में वो लगभग 4,000 किलोग्राम शॉल्स को, क्रील्स को खा सकती है. द ह्यूज वाइट शार्क हैज़ वाइट जॉज. जो वाइट शार्क होती है उसके बहुत ही चौड़े जबड़े होते हैं, जॉज बहुत बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं. दीज हैव रेजर लाइक ट्रायंगुलर टीथ. उनके अंदर बिल्कुल रेजर की धार जितने तेज टीथ होते हैं, बिल्कुल ऐसे ट्रायंगुलर शेप में. ईच टूथ इज़ मोर देन 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. उनका हर एक टीथ, हर एक दांत लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है. अ स्टारफिश प्रोटेक्ट इट्सेल्फ फ्रॉम एनिमी. स्टारफिश अपने आप को एनिमी से कैसे बचाती है? बाय इट्स डिटैचिंग द ऑर्गन. मान लीजिए किसी एनिमल ने उसका ये ऑर्गन पकड़ लिया, तो इस ऑर्गन को अपनी बॉडी से डिटैच कर देगी, और कुछ समय बाद ये जो पोर्शन वो डिटैच करती है वो अपने आप रीजनरेट हो जाता है. न्यू ऑर्गन सून रिग्रांट. अब हम आगे देखेंगे इंटरेस्टिंग पॉइंट, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्टिनेंट. अब जो कॉन्टिनेंट बने हुए हैं उनके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बाकियों में नहीं मिलते हैं, जो उनको बाकियों से अलग करते हैं. चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं. साउथ अमेरिका, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज इज सिचुएटेड ऑन दिस कॉन्टिनेंट. अगर आपसे पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कहाँ पर है, तो वो है एंडीज, और वो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है. द वर्ल्ड लार्जेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन अमेजन बेसिन. An amazing animal armadillo is found here. ये रहा, ये सिर्फ यहीं मिलता है, इसी कॉन्टिनेंट में मिलता है. नाउ यूरोप, द वर्ल्ड डीपेस्ट टनल इज इन फ्रांस. फ्रांस में है वर्ल्ड की डीपेस्ट टनल. रेनडियर इज फाउंड हेयर. बारहसिंगा यहीं मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत अच्छी बात है, दिस कॉन्टिनेंट हैव ओनली 2 कंट्रीज. इसमें सिर्फ 2 ही कंट्रीज हैं, दैट इज ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. कंगारू, कोयला एंड निम्बुटल आर द एनिमल्स फाउंड हेयर. जो कंगारू है, आपने देखा होगा, फुदक फुदक कर चलता है, उसके आगे बेबी पाउच होता है. कोयला एक बिल्कुल बहुत प्यारा सा वो होता है, एनिमल होता है. और नेम्बुटला और एनिमल्स फाउंड हेयर. ये 3 तरीके के एनिमल यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं. द बिगेस्ट कोरल रॉक, द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ फाउंड हेयर अलॉन्ग इट्स कोस्ट लाइन. द ग्रेट बैरियर रीफ जो है, द बिगेस्ट कोरल रॉक है, वो यहीं मिलती है. अंटार्कटिका, अंटार्कटिका सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है. इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ. नो ह्यूमन बींग लीव हेयर. यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है. वर्ल्ड 2/3 फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड हेयर. पूरी दुनिया का लगभग 2/3 फ्रेश वाटर यहाँ पे स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग आइसबर्ड. फ्लोटिंग आइसबर्ग की फॉर्म में. ओनली पेंगुइन लीव हेयर. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेंगुइन्स रहते हैं. नाउ एशिया, जिसमें इंडिया है, एशिया कॉन्टिनेंट में. द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक एवरेस्ट लोकेटेड इन द नेपाल विच इज़ ऑन दिस कॉन्टिनेंट. पूरी दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक जो है माउंटेन की, एवरेस्ट, वो नेपाल में है, जो कि इसी कॉन्टिनेंट में है. दिस पीक इज़ अबाउट 8,848 मीटर हाई अबव द सी लेवल. कभी भी किसी माउंटेन की पीक की ऊंचाई नापनी होती है तो वो हमेशा सी लेवल से नापा जाता है. तो इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है. बे ऑफ बंगाल इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बे, वो भी यहीं पर है. बंगाल टाइगर एंड लवली पांडा
आर फाउंड ऑन दिस कॉन्टिनेंट। बंगाल टाइगर और लवली पांडा भी इसी कॉन्टिनेंट पे मिलते हैं। नाउ कम टू अफ्रीका। लॉयन, एलिफेंट, जिराफ, माउंटेन गोरिल्ला एंड जेब्रा लिव हेयर, ये सारे एनिमल यहाँ पर मिलते हैं। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल that is 6,675 किलोमीटर लॉन्ग is situated in this continent, वो भी इसी कॉन्टिनेंट में है। The world biggest desert सहारा is also on this continent, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट भी इसी कॉन्टिनेंट पे है। नाउ नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA। 349 किलोमीटर लॉन्ग ग्रैंड कैनियन वैली इज लोकेटेड हेयर। In USA, the highest Mona Keta mountain is 10,023 meters high and it is half submerged in sea। Submerged मतलब आधा हिस्सा इसका पानी में डिप्ड है, जो नहीं दिखाई देता है, बहुत ही कम पार्ट ऊपर की तरफ दिखाई देता है, वो भी यही है। नेक्स्ट पे आते हैं। मिथुन इज द मोस्ट पावरफुल एनिमल फाउंड इन दिस कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट में मिलने वाला सबसे ज़्यादा पावरफुल एनिमल मिथुन नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। Here your chapter is done. Now come to exercise. Fill in the blanks. Million of years ago, the earth had only one continent. अर्थ के पास सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था, called dash, and only one ocean called dash. ये मैंने आपको चैप्टर 1 में कराया था, अगर आपको याद हो तो। Name the ocean which was existing on earth million years ago, that is Penthalassa, and name the continent on earth. कॉन्टिनेंट कौन सा था? पेंचिया, और ओशन कौन सा था? पेंथलासा। यही आपको इस फिलअप में डालना है, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश इज द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक, एवरेस्ट। उसके बाद डैश इज द वर्ल्ड बिगेस्ट बे। अब आप बताइए, दैट इज बे ऑफ बंगाल। द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर इज नाइल। This flow through Africa. Next is dash is the world's biggest desert, that is Sahara Desert. The world's deepest tunnel is in France. Next है हमारा match the following. इसको करने के लिए पहले आप इधर नंबर डाल लेंगे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद इसके आंसर्स को आप नंबर डालेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे लाइन डालने वाला करेंगे ना, जो टिपिकल वे होता था, देखिए इसे, अगर आप लाइन डालने वाला करेंगे तो वो बहुत ही मिक्स एंड मैच और बहुत ही गंदा लगता है देखने में, जो कि बाद में आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए इसको नंबर सिस्टम के थ्रू करेंगे। नाउ सबसे पहले इसको देखिए, फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट, ये कहाँ मिलता है? अगर आपको याद हो तो वो एंटार्क्टिका में मिलता है। आपने पढ़ा था फ्लोटिंग आइसबर्ग का, वो है वो। उसके बाद रेनडियर आपको मिलते हैं यूरोप में। एवरग्रीन अमेजन फॉरेस्ट, दैट इज़ इन ब्राज़ील। सहारा डेजर्ट, द लार्जेस्ट डेजर्ट इज़ इन अफ्रीका। एवरेस्ट माउंटेन, ये एशिया कॉन्टिनेंट में है, और एशिया कॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट में है? हिमालयन रेंज के पास। उसके बाद नाइल रिवर, द लार्जेस्ट रिवर, ये इजिप्ट में है। अब नेक्स्ट करते हैं हम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज ओशन? What is an ocean? A huge water mass is called an ocean. What does the earth look like from space? ऊपर से देखने में अर्थ कैसी दिखती है? Just like a blue ball. The earth looks like a blue ball from space. Name the most powerful animal found in the North America. हमने पढ़ा था इसके बारे में। Here it is, मिथुन। How many resources are there in ocean? Ocean में कितने resources हैं? There are 3 main resources in the oceans, that is salt, petroleum and nutrition. Why is conservation of ocean is necessary? A healthy ocean regulates climate and reduce climate change impacts. It is a great source of food. एक healthy ocean जो होता है वो क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, और जो क्लाइमेट चेंज ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो क्लाइमेट चेंज में इम्पैक्ट्स आए हैं उनको कम कर देता है, बहुत हद तक कम कर देता है। इट इज़ ग्रेट सोर्स ऑफ फूड, ये खाने का बहुत ही बड़ा सोर्स है। मैंने भी आपको बताया था, फूड मार्केट कम्प्लीटली डिपेंडेंट है इस पर। वी गेट सॉल्ट, हमें यहाँ से सॉल्ट मिलता है, पेट्रोलियम एंड न्यूट्रिशियस फूड मिलता है। हेंस इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व द ओशन, इसलिए इसको कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन इफ़ ऑयल स्प्लिट्स ऑन सी?
क्या होगा अगर ऑयल स्प्लिट हो जाएगा? इफ ऑयल स्प्लिट ऑन द सी देन बर्ड्स फ्लोटिंग ओवर दिस वाटर गेट देयर विंग स्टक इन ऑयल देन आफ्टर विच दे कांट फ्लाई। अगर ऑयल स्प्लिट हो जाएगा एसी पे देन द बर्ड्स फ्लोटिंग ओवर, तब जो ये बर्ड फ्लोट कर रहे हैं इसके ऊपर, इस पानी के ऊपर, गेट देयर विंग स्टक, उनके जो पंख हैं वो स्टक हो जाएंगे ऑयल के अंदर, देन आफ्टर विच दे कांट फ्लाई, और जिसके बाद वो उड़ नहीं पाएंगे। फिशेज एंड अदर ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, फिशेज रहती है, अदर ऑर्गेनिज्म ऑक्टोपस हो गया, आपकी छोटी वाली फ़िश हो गई, ब्लू व्हेल हो गई, और सी हॉर्स हो गया, ये सब क्या करेंगे, क्रैब वगैरह, ये सब दे विल डाई ड्यू टू सफोकेशन ऑफ लैक ऑफ वाटर। जैसे एयर की जो कमी हो जाएगी तो सफोकेशन हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पानी और उसके बीच में जब एक लेयर बन जाती है तो एयर अंदर नहीं आ पाती है, तो वो जब एयर अंदर नहीं पहुंचेगी तो दे विल डाई ड्यू टू सफोकेशन। हेयर फोर्थ पार्ट, द फॉलोइंग क्वेश्चन हैव ऑप्शंस, टेक द करेक्ट वन। फ्रॉम स्पेस आर अर्थ इज लुक लाइक, कैसी दिखती है? रेड बॉल, ब्लू बॉल, रेड वाटरमेलन या ब्लू स्टार? इट लुक्स लाइक ब्लू बॉल। द बिगेस्ट एनिमल ऑन अर्थ इज blue whale. The percentage of salt found in oceanic water is 3%. India's largest oil field is located in, कहाँ पर लोकेट करता है? This is in Arabian Sea. The largest number of ship sail in, सबसे ज़्यादा कौन से सी में सबसे ज़्यादा वो चलती हैं? That is Indian Ocean. Here your chapter is done. Thank you.